are going to learn about fundamental forces. पहले जब हम फोर्स वर्ड यूज करते हैं तो आपको उसके बारे में क्या पता, मतलब आप क्या सोच सकते हैं? कोई भी चीज़ हमारे पास है उसको हमें पुश करना है, थ्रो करना है, सपोज किसी चीज़ को ऐसे कंप्रेस करना है, ये सब करने के लिए हमें फोर्स जो है उसकी ज़रूरत पड़ती है ना। तो ये फोर्स वर्ड जो है हमारी डेली लाइफ है उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो फोर्स के बारे में सबको पता है। जब हम पूछते हैं आपको कि व्हाट इज़ फोर्स, मतलब आप कौन कौन से फोर्स के बारे में आपको पता है, तो बहुत सारे फोर्सेस के बारे में आप हमें बता सकते हैं। पहला ही वर्ड शायद आपके दिमाग में आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। फिर आ सकता है मस्कुलर फोर्स। ये सारे फोर्सेस आपको पता है। सपोज मेरे पास टू मैग्नेटिक बॉडीज हैं तो उनके बीच में मैग्नेटिक फोर्स लगती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है तो उनके बीच में भी न्यूक्लियर फोर्स लगती है ना। और भी बहुत सारे फोर्सेस के बारे में आपको पता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे आप 11th स्टैंडर्ड पढ़ते जाओगे तो आपको और भी ज़्यादा बहुत सारे फोर्सेस के बारे में पता चलता जाएगा। सपोज मैं एक सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करूँ तो मेरे पास सपोज एक स्ट्रिंग है और उसको मैंने ऐसे लटकाया, उसके नीचे मैंने सपोज कोई m मास का एक ब्लॉक है उसे लगा दिया, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो स्ट्रिंग होगी उसमें क्या होगा, ये जो स्ट्रिंग है वो नीचे की तरफ इसकी मास की वजह से कुछ फोर्स लग रहा होगा, तो वो नीचे की तरफ ऐसे खींचती है। तो स्ट्रिंग ऑलवेज क्या कोशिश करेगी कि वो टूटे नहीं, वो यहाँ से जुड़ी रहे। तो उसके लिए वो क्या करेगी, एक फोर्स लगाएगी जिसको हम बोलते हैं टेंशन। तो यहाँ पर एक फोर्स जो होती है वो यहाँ पर प्रोड्यूस हुई, उसको हम बोलेंगे टेंशन, जिसकी डायरेक्शन हम ऐसे बता सकते हैं। क्योंकि ये नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है तो उसको उल्टा ऊपर की तरफ फोर्स लगानी होगी, जैसे वो जिसकी वजह से वो जो स्ट्रिंग होगी वो अपनी पोजीशन में रह सकती है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने मास बहुत ज़्यादा यहाँ पर लटका दिया तो रिजल्टेंट क्या होगा कि इसकी वजह से जो फोर्स लगेगी नीचे की तरफ वो ज़्यादा हो जाएगी, तो ये जो टेंशन है वो उसे झेल नहीं पाएगा, तो ये स्ट्रिंग टूट भी सकती है। लेकिन अभी हम लिमिट में अगर बात कर रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि ये टेंशन इसमें प्रोड्यूस होगा, मतलब ये फोर्स ही है, वन टाइप ऑफ फोर्स ही है जो उसे क्या करेगा, उसको बैलेंस में रखेगा। सेकेंड, आपके पास स्प्रिंग होती है तो स्प्रिंग को भी आप क्या करते हो, ऐसे खींचते हो, है ना, या फिर ऐसे आप दबा भी सकते हो। तो दोनों ही पोजीशन में अगर मैं ऐसे बात करूँ कि मेरे पास स्प्रिंग है और उसको मैंने ऐसे खींचा है, फिर मैंने उसको छोड़ दिया, तो वो ऑलवेज स्प्रिंग क्या करेगी कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करेगी, है ना। अगर आप ऐसे करते हो, उसको ऐसे कंप्रेस करते हो और फिर उसको छोड़ देते हो, तो भी वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करती है। तो इसके लिए उसके अंदर जब उसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन जो है वो गेन करनी है तो उसके लिए उसमें कुछ फोर्स लगती है, उसको हम बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। ऐसी बहुत सारी फोर्सेस के बारे में आप पढ़ने वाले हो। सपोज हम एक और बात करें कि मेरे पास ऐसी एक सरफेस है, उस पर मैंने ऐसा कोई ब्लॉक रख दिया, है ना। तो ऐसा अगर हमने कोई ब्लॉक रखा है तो ये जो सरफेस है उसके नॉर्मल परपेंडिकुलर एक फोर्स लगती है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। तो ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस होती है जिसके बारे में आप धीरे धीरे पढ़ते जाओगे। और फिर मैग्नेटिक फोर्स को के लिए तो आपको बोला मैंने, फिर होती है इलेक्ट्रिक फोर्स, जैसे चार्जेस के बीच में लगती है ना। और भी बहुत सारी फोर्सेस जो है वो होती है, मतलब आप धीरे धीरे पढ़ते जाओगे तो आप विस्कोसिटी जो होती है उसके बारे में पढ़ोगे। फ्लूइड के अंदर विस्कोसिटी नाम की फोर्स लगती है। तो ऐसी बहुत सारी फोर्सेस के बारे में वन बाय वन चैप्टर वाइज आता जाएगा और आपको वो समझ में आता जाएगा। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं वो है 4 फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में। वो चीज़ किस बारे में वो मैं आपको पहले बताऊँ कि साइंटिस्ट ने सोचा कि दुनिया में इतनी सारी फोर्सेस हैं, बहुत सारे फोर्सेस हैं, तो वो जो फोर्सेस है उनको उन्होंने बाइफरगेट किया कि ये फोर्स इसमें इंक्लूडेड है, ये फोर्स इसमें डाल दी। ऐसे करके उन्होंने 4 फोर्सेस ऐसी बताई जो है फंडामेंटल फोर्सेस, और उन्होंने सोचा कि ये 4 फोर्सेस हैं उनके अंदर ही बाकी सारे जो फोर्सेस दुनिया में जितनी भी है वो उसमें ही जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो हम आज पढ़ने वाले हैं ऐसी ही फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में। तो पहले जो है मैं आपको
आपको ये बता दूं कि कौन कौन सी फंडामेंटल फोर्सेस होती हैं। तो 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं एंड दे आर, वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकेंड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थर्ड वन इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, and fourth is weak nuclear force। मतलब कि जितनी भी फोर्सेस हैं उनको जो है ये 4 फोर्स में डाला हुआ है। तो ये जो चारों फोर्सेस हैं उनको हम बोलते हैं 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, वन बाय वन चारों जो फोर्सेस हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो आज हम पहले स्टार्ट करेंगे यहाँ से ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। जब हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये सबको पता है कि जब भी हम ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर बात करते हैं तो सबके दिमाग में एक ही चीज़ आती है। कौन से साइंटिस्ट का नाम आता है आपके दिमाग में? वो है न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन। न्यूटन ने जो है वो हमें ये ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में सब बताया था। उन्होंने क्या बताया कि कोई भी यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वो ऑलवेज क्या करती है, वो फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस करती है बिकॉज ऑफ अनदर, ऐसी कोई भी बॉडी, मतलब एवरी बॉडी इन द नेचर विल एक्सपीरियंस दिस ग्रेविटेशनल फोर्स बिकॉज ऑफ अनदर बॉडी। मतलब कोई भी ऐसी बॉडी है, अगर इसकी बात करूँ, अगर मैं चौक की बात करूँ तो इस पर दुनिया में जितनी भी बाकी सारी जितनी भी बॉडीज मतलब ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारी इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा सकती है बिकॉज ऑफ इट्स मास। ये जो फोर्स है वो किसकी वजह से लगती है? तो बिकॉज ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो ये चीज जो है हमें किसने बताई? तो वो है साइंटिस्ट न्यूटन। तो न्यूटन ने बताया कि मास की वजह से ये फोर्स लगती है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है वो ऐसी फोर्स एक्सपीरियंस भी कर सकता है और वो जो है वो दूसरी कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट होगी उस पर वो फोर्स लगा भी सकता है। तो पहली चीज तो यही होगी कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो किसकी वजह से लगता है? बिकॉज ऑफ मास। ठीक है, किसी भी बॉडी या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर मास है तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस भी कर सकती है और ग्रेविटेशनल फोर्स लगा भी सकती है। पहली चीज ये जो फोर्स है वो यूनिवर्सल है। ये फोर्स कैसा है? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल फोर्स है, उसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने बोला कि ये एक बॉडी है तो दुनिया में जितनी भी और बॉडीज मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट होती है तो उसकी वजह से इस पर भी फोर्स लगता है और ये भी बाकी सारी चीज़ों पर फोर्स लगा सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फोर्स है वो लार्ज डिस्टेंस पर लग सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस पर लग सकती है। मतलब कि यूनिवर्स में कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखी है और दूसरी ऑब्जेक्ट कहीं पर भी दुनिया में कहीं पर भी रखी होगी, फिर भी दोनों के बीच में ऐसी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी। और इसके लिए दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कोई मीडियम होना ज़रूरी नहीं है। मीडियम मतलब कि मैं बोल रही हूँ और सामने कोई बैठा है वो सुन सकता है, बिकॉज हमारे बीच में कौन सा मीडियम होना चाहिए? हवा होनी चाहिए, है ना। अगर हवा नहीं है तो अगर मैं बोलूँगी तो सामने वाला जो है वो सुन नहीं सकता। मतलब कि ये जो वेव्स होगी उनको ट्रैवल करने के लिए बीच में मीडियम होना ज़रूरी है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो अगर एक जो है वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और सेकंड जो ऑब्जेक्ट है कहीं दूर है, लेकिन अगर कोई भी ऑब्जेक्ट्स लो लेकिन दोनों के बीच में कोई मीडियम नहीं है, सपोज फ्री स्पेस है ना, कोई मीडियम नहीं, फिर भी दोनों के बीच में ये फोर्स लगेगी। तो न्यूटन ने क्या बताया कि अगर आपके पास ऐसी दो ऑब्जेक्ट है, एक का मास है m1, दूसरे का मास है m2 और दोनों के बीच में कुछ r डिस्टेंस है, तो ये दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगी ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी प्रोपोर्शनल टू m1 into m2। मतलब कि दोनों ऑब्जेक्ट का जो मास होगा उनका जो प्रोडक्ट होगा उसके साथ प्रोपोर्शन में होगी। प्रोपोर्शन में होना उसका मतलब ये होगा कि अगर मास ज़्यादा है तो फोर्स ज़्यादा लगेगी, अगर मास कम है तो फोर्स कम लगेगी। और अगर हम बात करें उनके बीच के डिस्टेंस की, तो वो कैसी फोर्स है?
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये हुआ कि अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स कम लगेगी। ये कैसा प्रोपोर्शन है? इनवर्सली प्रोपोर्शन में है। मतलब कि अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स कम लगेगी, डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज्यादा लगेगी। तो दो ऑब्जेक्ट हैं हमारे पास, तो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में यहाँ पर मीडियम जो है कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो जो दोनों ऑब्जेक्ट्स होंगी, अगर मैं बात करूं तो ऑब्जेक्ट 1 और 2 है तो 1 2 पर फोर्स लगाएगी, ऐसे ही 2 1 पर फोर्स लगाएगी। और ये चीज भी मैं आपको बता दूं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव है। वो फोर्स कैसी है? अट्रैक्टिव फोर्स है। मतलब किसी भी चीज को वो अपनी तरफ खींचती है। शायद आपको पता होगा कि जो साइंटिस्ट थे न्यूटन, उन्होंने क्या चीज नोटिस की थी कि वो ट्री पर से जो एप्पल था वो नीचे ही गिरा, अर्थ पर नीचे ही आया, क्यों ऊपर नहीं गया? क्योंकि उसकी वजह क्या थी? अर्थ ने उस पर क्या लगाया था? वन टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स, एंड दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये चीज हुई, वो उन्होंने नोटिस की थी। तो ये चीज भी आपके दिमाग में होनी चाहिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कैसी फोर्स है? अट्रैक्टिव फोर्स है। क्लियर? तो ये चीज है। यहाँ पर अगर हम ऐसे इस प्रोपोर्शनल टू लिखा है उसकी जगह पर अगर हम कांस्टेंट लिखते हैं तो उसको हम कैपिटल जी से डिनोट करेंगे, और कैपिटल जी जो होता है उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। फिर से एक बार बोलती हूँ मैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। वो कांस्टेंट तो है लेकिन यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मीनिंग ये हुआ कि अगर आप दुनिया में कहीं पर भी जाओगे, किसी भी टाइम पर बात करोगे, कैपिटल जी की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। कुछ कांस्टेंट कैसे होते हैं? वेरिएबल होते हैं कि उसमें चेंज हो सकता है, लेकिन ये कांस्टेंट कैसा है? कैपिटल जी, उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। ये हम आगे जाके चैप्टर 8 में पढ़ने वाले हैं कि कैपिटल जी जो है उसकी वैल्यू जो है कैवेंडिश नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने फाइंड की 6.67 × 10⁻11 और उसका यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये हम सेकंड चैप्टर में भी पढ़ेंगे कि कैसे किसी का भी यूनिट बना सकते हैं, लेकिन अभी मैं सिर्फ रफली आपको थोड़ा बता दूं तो कैपिटल जी इक्वल टू हम लिख सकते हैं F r²/m1m2। फोर्स जो होती है उसका यूनिट होता है न्यूटन, क्योंकि न्यूटन ने फाइंड किया था, और r जो है r इज डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का यूनिट है मीटर, फिर उसका स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर लिखा है। नीचे है मास, तो मास इनटू मास मतलब मास का यूनिट है किलोग्राम, तो किलोग्राम इनटू किलोग्राम दैट इज किलोग्राम स्क्वायर। तो ऐसे हम जी की बात कर सकते हैं। तो देखिए ये जो हमारे पास फॉर्मूला बन गई वो क्या दिखाती है कि यहाँ पर अगर दो हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उनके बीच में कुछ अगर डिस्टेंस है तो हम बोल सकते हैं कि उन दोनों के बीच में ऐसी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी। मतलब यहाँ पर हमारे पास जो भी फॉर्मूला बनता है वहाँ पर कहीं पर भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ी मीडियम क्या है, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कौन सा मीडियम है उस पर वो कहीं पर भी डिपेंड नहीं करता। तो ये चीज़ आपको ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पता होनी चाहिए। इतनी चीज़ हो गई आपके पास कि यूनिवर्स में कोई भी अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करती है बिकॉज ऑफ अनदर बॉडी, है ना, अनदर ऑब्जेक्ट, है ना, बिकॉज ऑफ दैट मासेस। तो उनका अगर मास है तो वो ऑब्जेक्ट ऐसी फोर्स लगा भी सकती है और एक्सपीरियंस भी कर सकती है। दैट मीन्स यूनिवर्स में कहीं पर भी ये फोर्स लग सकती है, उसका मतलब ये हुआ ये फोर्स कैसी है? यूनिवर्सल। सेकेंड थिंग, ये फोर्स कैसी है? अट्रैक्टिव फोर्स है। मतलब कि एक जो ऑब्जेक्ट है दूसरे ऑब्जेक्ट पर ऐसी अट्रैक्टिव फोर्स लगाती है। आपको एक चीज़ ऐसी लगी होगी कि अगर ये दोनों अगर ऑब्जेक्ट हमने ऐसे रखे हैं पकड़ के, सपोज मैंने ये दोनों को रखा है तो एक जो ऑब्जेक्ट है दूसरे को खींच नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि ये इस पर जितनी फोर्स लगा रहा है ये भी उतनी ही फोर्स इस पर लगा रहा है, तो दोनों एक दूसरे पर इतनी ही फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन फोर्स लग रही है। तो अगर न्यूटन ने हमें बताया कि अगर आपके पास ऐसे दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका मास है m1 m2 और उन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस r है, तो जो फोर्स लगेगी वो कैसी होगी? दोनों के मास के अगर हम प्रोडक्ट लें तो उसके साथ प्रोपोर्शन में, और अगर उनके बीच का डिस्टेंस r है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। मतलब f इज
proportional to n1 n2 by r square। यहाँ पर जो हम कांस्टेंट लिखेंगे उसको कैपिटल G लिखते हैं, स्मॉल g नहीं है ये, है ना। स्मॉल g अलग चीज है, वो भी हम पढ़ेंगे। वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के लिए लिखते हैं। कैपिटल G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और वो कहीं पर भी चेंज नहीं होगा। किसी भी टाइम पर अगर बात करते हैं, कोई भी जगह पर बात करते हैं तो कैपिटल G कभी चेंज नहीं होता, तो उसकी वैल्यू कितनी है। ओके, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, अगर हम बात करें, हमने जो बताया चार जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं, चारों फोर्सेस में ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीक है, फिर भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही हम अर्थ पर चल सकते हैं, है ना। और अर्थ है हमारी, तो उसके आसपास हमने बहुत सारे सैटेलाइट्स जो है वो रखे हुए हैं, जो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके देते हैं। तो वही जो है सैटेलाइट जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ के साथ जुड़े हुए हैं, नहीं तो वो चले जाते वहाँ से कहीं पर भी, है ना। तो वो उसको पकड़ के रखता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही अर्थ के आसपास ये सारी चीज़ें घूम रही है। ऐसे ही जो सन है उसके आसपास सारे प्लैनेट्स जो है वो घूम रहे हैं, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जुड़े हुए हैं, है ना। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब सेकेंड जो फोर्स मैंने आपको बताया वो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में। ओके, तो सेकेंड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मैंने वर्ड यूज किया उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो वर्ड जो है यहाँ पर इंक्लूडेड है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। वन इज इलेक्ट्रिक फोर्स एंड सेकेंड इज मैग्नेटिक फोर्स। तो ये जो दोनों फोर्सेस हैं वो उनको कंबाइन करके हमें फोर्स मिलता है, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसके बारे में ज़्यादा आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले हो। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगने की वजह क्या है, वो है चार्जेस। आपको पता होगा शायद कि प्रोटॉन जो होता है ना, तो प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। और न्यूट्रॉन्स की बात करें तो वो न्यूट्रल होते हैं, उनके पास कोई चार्ज नहीं होता। तो अगर कोई भी आपके पास कोई भी पार्टिकल है जिसके पास अगर चार्ज है, तो अगर उसके पास चार्ज है तो वो ऐसा फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ओके, तो यहाँ पर पहले हम बात करें, अगर चार्जेस की बात करते हैं तो चार्जेस जो है वो हम जो है उनको दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहले हम ऐसे सोच सकते हैं, सपोज मेरे पास चार्जेस हैं वो रेस्ट पर है। रेस्ट पर है मतलब कि मैंने दो चार्जेस को ऐसे कुछ डिस्टेंस r पर रखा हुआ है। तब क्या होगा, तो एक कूलम नाम के साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने बताया कि अगर आपके पास दो चार्जेस हैं और दोनों को आप कोई डिस्टेंस पर रखते हो, सच डिस्टेंस r पर अगर आपने उनको रखा है, तो दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगी वो उस फोर्स को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स। दैट मीन्स यहाँ पर आपको पता होना चाहिए फोर्स कब लग रही है, जब दोनों चार्जेस कौन सी कंडीशन में है, दोनों रेस्ट पर है। तो उसका मतलब ये हुआ, कूलम ने हमें ऐसा लॉ दिया कि अगर आपके पास दो चार्जेस है, वन इज उसको मैं Q1 बोलती हूँ, वन चार्ज को, सेकंड को Q2, अगर उनके बाद बीच में कुछ डिस्टेंस r है तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगी दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स। कभी कभी हम इलेक्ट्रिकल फोर्स भी बोलते हैं। तो ये जो फोर्स लगेगी वो कितनी होगी, वो भी कूलम ने हमें बताया, F is proportional to Q1 into Q and inversely proportional to R square। तो उसने ये फॉर्मूला दी, जैसे हमें न्यूटन ने फॉर्मूला दी थी उसके साथ हम इसे रिलेट कर सकते हैं। ऐसे कुछ फॉर्मूला है हमारे पास, F is proportional to Q1 Q2 by R square। यहाँ पर अगर हम कांस्टेंट लिखेंगे तो उसको हम K लिखते हैं। ओके, ये आपको 12th में हम पढ़ाने वाले हैं चैप्टर 1 में। तो ये जो कूलम फोर्स लगती है तो उसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है वो देखिए। ये जो फोर्स है वो भी लॉन्ग डिस्टेंस पर लग सकती है। लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब ये हुआ कि अगर एक चार्ज यहाँ पर है, दूसरा चार्ज दुनिया में कहीं पर भी है, दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस हो गया r, तो उन दोनों के बीच में ये फोर्स लग सकती है। उसकी वैल्यू कितनी है,
वो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए कूलम ने जो हमें फॉर्मूला दी है उसका हम यूज कर सकते हैं। ओके, सेकेंड थिंग ये है कि ये जो हमने कांस्टेंट लिखा है के, वो कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये दो चार्जेस के बीच का जो मीडियम होता है वो अगर चेंज होगा तो वो 4, ये जो k है उसकी वैल्यू भी चेंज होती है। अगर k चेंज होता है तो फोर्स भी चेंज हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फोर्स है वो दोनों चार्जेस के बीच में कौन सा मीडियम है उस पर डिपेंड करती है। अगर मैंने दो चार्जेस को फ्री स्पेस में रखा है, मतलब कि दोनों के बीच का जो मीडियम है वो फ्री स्पेस है, तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगी वो ज़्यादा लगेगी, वो हम 12th में पढ़ेंगे। लेकिन अगर मैंने वही दोनों चार्जेस को किसी, सपोज मैंने पानी में डाल दिया है ना, तो दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगी वो उसकी वैल्यू अलग होगी, क्योंकि यहाँ पर जो k होता है कांस्टेंट वो चेंज हो जाता है, वो अलग मीडियम के हिसाब से k की वैल्यू होती है। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि ये फोर्स जो होता है इलेक्ट्रिक फोर्स, वो लगने के लिए दो चार्जेस के बीच में मीडियम होना जरूरी नहीं है। मीडियम होना जरूरी नहीं है, दैट मीन्स कि दोनों के बीच में अगर फ्री स्पेस है फिर भी दोनों के बीच में ये फोर्स लग सकती है। लेकिन अगर दोनों के बीच में मीडियम चेंज करोगे तो फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ओके, तो ये जो पॉइंट है वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए कि मीडियम होना जरूरी नहीं है, मतलब मीडियम नहीं है फिर भी ये फोर्स लग तो सकती है, लेकिन अगर मीडियम चेंज करोगे तो फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ओके, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट में अगर बात करूँ तो जो चार्जेस होते हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, है ना। मास की अगर बात करते हैं तो मास तो वो पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता, है ना। इसलिए वहां पर हमने ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की, तो ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ एट्रैक्टिव फोर्स था। लेकिन अगर चार्जेस की अगर हम बात करते हैं तो चार्जेस पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। अगर मेरे पास दो पॉजिटिव चार्जेस हैं तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव होगा। ओके, अगर मैं दो नेगेटिव चार्जेस लेती हूँ तो भी उन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा। लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है तो दोनों के बीच में एट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फोर्स है वो एट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है ना। अगर वो लाइक चार्जेस हैं, मतलब बोथ आर पॉजिटिव या बोथ आर नेगेटिव, तो उनके बीच में कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव। अगर वन इज पॉजिटिव एंड सेकेंड इज नेगेटिव, मतलब अनलाइक चार्जेस हैं, तो दोनों के बीच में कैसी फोर्स लगेगी, दैट इज एट्रैक्टिव फोर्स। ओके, तो ये जो फोर्स है वो एट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकती है और रिपल्सिव फोर्स भी हो सकती है। तो ये जो सारी चीज़ थी वो आपको पता चली होगी। मैंने ये चीज़ बताई पहले कि ये फोर्स लगने के लिए चार्जेस इंपॉर्टेंट हैं। अगर चार्जेस हैं तो ये फोर्स लग सकती है। पहले हमने दोनों चार्जेस को कैसे सोच लिया, रेस्ट पर रखा है, दोनों के बीच में कुछ r डिस्टेंस है। तो कूलम नाम के एक साइंटिस्ट ने हमें बताया कि दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगी दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स, और वो कैसी होगी, F इज इक्वल टू Q1Q2/r², वेयर K इज कांस्टेंट, लेकिन K मीडियम पर डिपेंड करता है। तो दोनों जो चार्जेस हैं दोनों के बीच में कौन सा मीडियम है उस मतलब उस पर जो है वो फोर्स डिपेंड करेगी। अगर जो दो चार्जेस हमने लिए हैं और दोनों के बीच में कोई मीडियम नहीं है तो भी ये फोर्स लगती तो है, लेकिन अगर मीडियम चेंज होगा तो फोर्स चेंज हो जाएगी, उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। फिर हमने बताया कि अगर लाइक चार्जेस हैं तो उनके बीच में कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव, लेकिन अनलाइक है तो वो एट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो फोर्स भी दो टाइप की होती है, एट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। ओके, तो ये स्टेडी पोजीशन की बात हो गई। अब बात करते हैं कि जब चार्जेस मूव करते हैं तब। शायद आपको पता होगा कि जब चार्जेस मूव करते हैं, सपोज हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो वो जो मूव करते हैं तो उसकी वजह से करंट फ्लो होता है। शायद आपने ऑस्ट्रेट का एक जो एक्सपेरिमेंट है वो भी आपने पढ़ा होगा कि अगर मेरे पास ऐसे मैंने कुछ वायर ले लिया, यहाँ पर एक की लगा दी और यहाँ पर एक बैटरी मैंने कनेक्ट कर दी, यहाँ पर मैंने कोई मैग्नेटिक नीडल ऐसे रखा है। जब यहाँ पर हम की जो है
डिफ्लेक्शन दिखाती थी, ऐसा आपने पढ़ा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर तो मैंने कुछ मैग्नेट जैसा कुछ रखा नहीं, तो फिर भी अगर मैग्नेटिक नीडल जो है वो डिफ्लेक्शन दिखा रही है तो उसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। वो कैसे प्रोड्यूस हुआ? तो जब यहाँ से करंट फ्लो हुई, करंट कैसे फ्लो हुई? जब चार्जेस ने मूव किया, है ना। तो यहाँ पर चार्जेस मूव करते हैं, उसकी वजह से करंट फ्लो होती है और उसकी वजह से इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये जो हमारे पास मैग्नेटिक नीडल होती है वो डिफ्लेक्शन करती है। तो ये जो है वो क्या दिखाता है कि अगर कोई चार्ज मूव करते हैं तो उसकी वजह से ऐसे जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारे चार्जेस पर फोर्स लगती है, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों को अलग नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते, इसलिए उनको जो है वो हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो ये सारी चीज़ थी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की थी। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होती है वो बहुत सारी जगह पर आपको देखने को मिलती है। सपोज हम बात करें एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उन लोगों के बीच में जो मॉलिक्यूलर फोर्स लगती है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ओके, अब हम कंपेयर करें अगर, तो जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स था उससे हमारी जो फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर हम सिर्फ कंपेयर करें, हमारे पास दो प्रोटॉन्स हैं, ये दोनों को कोई डिस्टेंस पर रख दिया हमने, अगर हम काम करते हैं ये दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है वो ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करें एंड इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करें, तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो ज़्यादा होगी। कितनी ज़्यादा है पता है आपको? 10⁻36 टाइम्स ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो प्रोटॉन्स हमने रखे हैं, उन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स इतनी ज़्यादा है, तो डोमिनेंट कौन हो जाएगा यहाँ पर? इलेक्ट्रिक फोर्स। तो वो कौन सी फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है हम बोल सकते हैं, तब हम ग्रेविटेशनल फोर्स को निग्लेक्ट करते हैं, है ना, तब हम उसको जो है हम कंसीडर नहीं करते, तब हम बोलते हैं सिर्फ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है। क्योंकि पहली चीज़ आपने सोची होगी कि मैंने दो चार्जेस लिए, तब उनको मैंने रेस्ट पर रखा था, तब मैंने उनके बीच का ये जो फोर्स था वो निकाला, तब हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में नहीं सोचा। कब नहीं सोच सकते? जब हम बोलते हैं, सपोज मेरे पास मैंने सिर्फ सिंपल कंपैरिजन की कि दो प्रोटॉन्स थे, फिर भी उन दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स से जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो 10⁻36 टाइम्स ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा फोर्स लग रही है, इसलिए वो डोमिनेंट है, तो उसको हम कंसीडर करते हैं। ओके, फिर और एक चीज़ बताते हैं कि जब हम बात करते हैं ये सारी फोर्सेस, टेंशन की बात करते हैं, फ्रिक्शन आपको पता है, नॉर्मल फोर्स मैंने बताया, तो ये जो सारी फोर्सेस हैं वो भी पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। उसका हम एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज मेरे हाथ पर मैंने एक टेक्स्ट बुक रख दी, आपकी बुक है, मैंने यहाँ पर रखी है, ठीक है, तो आपको पता है ये जो बुक है उसका कुछ मास है और अर्थ का भी मास बहुत ज़्यादा है, तो अर्थ क्या करेगी, ये बुक पर अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी, तो क्या होना चाहिए, वो तो अट्रैक्ट करती है उसको, तो उसका मास ज़्यादा है तो उसको यहाँ से नीचे खींच लेगी, है ना। लेकिन ये जो बुक है वो नीचे नहीं गिर रही, यहीं पर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर बुक पर एक और फोर्स लग रही है, दैट इज नॉर्मल फोर्स विच इज नॉर्मल टू द सरफेस, है ना, या फिर परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये फोर्स जो है वो कौन सी फोर्स है? बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो वो फोर्स क्या कर रही है, उसको बैलेंस कर रही है कि ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे खींच रही है, लेकिन ये जो फोर्स है नॉर्मल फोर्स, ये उस पर ऊपर फोर्स लगा रही है, जिसकी वजह से ये जो बुक है हमारी यहीं पर है, और हम बोल सकते हैं कि ये फोर्स ज़्यादा है ना, अर्थ की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी उसको भी ओवरकम करके यहाँ पर उसको रख रही है। नहीं तो अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होती तो क्या होता, ये चीज़ नीचे गिर जाती, है ना। सिंपल, अगर मेरे हाथ पर अगर हमने एक फेदर रख दिया और अर्थ उस पर फोर्स लगा रही है तो क्या होगा कि उसकी वजह से मेरा हाथ पूरा नीचे जाएगा, है ना, क्रम्बल हो जाएगा। तो ये चीज़ नहीं हो रही, उसका मतलब ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी कंपेयर में ये
होनी चाहिए और बहुत ही डिटेल में हम स्टैंडर्ड 12 में पढ़ने वाले हैं। तो ये लेक्चर में मैं यहीं तक ही बात करूंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स की बात करेंगे। टेक्स्ट बुक से भी अच्छी तरह से आप पढ़ लेना और ये आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ज़रूरत पड़े तो वीडियो को फिर से एक बार सुन लेना, तो बहुत छोटी छोटी जो बातें मैंने इसमें बताई है वो भी आपको समझ में